सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मुगल्स का पतन क्यों हुआ उसको जानेंगे। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से मुगल वंश, जो कि भारत पे करीब 200 सालों तक इन्होंने राज किया था इस वंश ने, तो ऐसा क्या हुआ कि इस वंश का, इस डायनेस्टी का पतन हो गया, यानी कि डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। दोस्तों, अगर आप इतिहास में झांके, इतिहास को पढ़ें, तो जितने भी बड़े किंगडम हुआ है, मतलब पास्ट में हुए हैं, तो आपको सभी में एक कॉमन चीज़ जरूर देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में उस किंगडम का बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन होता है। देन एक पीरियड आता है जब वो एक्सपेंशन रुक जाता है और स्टैग्नेशन हो जाता है, यानी कि अब उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता है और फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया जाता है। अगले 30, 40, 50 अलग अलग पीरियड हो सकते हैं अलग किंगडम के लिए। और उस दौरान जब स्टैग्नेशन हुआ होता है तो कई ऐसे कारण जो है वो जन्म ले रहे होते हैं, उत्पन्न हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से 50 या 60 साल बाद फिर उस राज्य का, उस किंगडम का टूटना चालू हो जाता है। यानी कि छोटे छोटे राज्य जो है उसमें से टूट टूट कर अलग हो जाते हैं, अपने आप को वो इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। और कुछ ऐसा ही मुगल एम्पायर, मुगल वंश के साथ भी हुआ कि पहले इनका तो बहुत एक्सपेंशन हुआ, देन कुछ समय के लिए स्टैग्नेशन हुआ और उसके बाद अगले 30-40 वर्षों में औरंगजेब के मृत्यु के बाद पूरा मुगल वंश जो है वो ताश के पत्तों की तरह धड़धड़ा के पूरा टूट गया और छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो चलिए हम कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट कारण हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया था, मतलब बहुत बड़ा हो गया था और अब एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि अब वीक रूलर्स के हाथों में था। यानी कि औरंगजेब का जब मृत्यु होता है 1707 में, कब होता है? 1707 में। तो इसके बाद जो भी रूलर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और एम्पायर जो है, राज्य है, वो बहुत फैला हुआ है। तो ये जो कमज़ोर रूलर हैं वो एक सेंट्रल, मतलब एक जगह से बैठ के पूरे इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल पाते हैं और इस वजह से भी धीरे धीरे वो टूटना चालू हो जाता है। 18th सेंचुरी की अगर हम दोस्तों बात करें तो मराठा का एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जहाँ एक और मुगल वंश जो है वो कमज़ोर हो रहा था, आपस में ही एक दूसरे से इनका लड़ाई चल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर जो मराठा थे वो अपना एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से कर रहे थे और उनके पास वेल ट्रेन आर्मी थी। वहीं मुगल की बात करें तो मुगल की जो आर्मी थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। तो मराठा का एक्सपेंशन भी एक कारण माना जाता है कि जिसकी वजह से मुगल वंश कमज़ोर होने लगा। आप ये नहीं कह सकते कि इन्हीं की वजह से वो ख़त्म हो गया, बट हाँ, क्योंकि बार बार जो मराठा थे वो दिल्ली तक आके हमला करके और वापस चले जाते थे लूटपाट करके, तो इस वजह से भी ये भी एक कारण है मुगल वंश के कमज़ोर होने का। देन अब हम बात करते हैं राजपूत रूलर जो थे, जो राजपूत राजा थे। तो जब औरंगजेब का रूल चालू हुआ तो कुछ राजपूत रूलर्स के साथ औरंगजेब के जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। वहीं अगर हम बात करें शाहजहां, अकबर, तो इनके शासनकाल के दौरान राजपूत रूलर्स थे, उनके साथ मुगलों का काफ़ी अच्छा संबंध हुआ करता था। लेकिन वो संबंध धीरे धीरे खराब होना चालू हुआ और औरंगजेब के वक्त औरंगजेब का आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सभी राजपूत रूलर के साथ उसके रिश्ते खराब थे, लेकिन हाँ, बहुत से जो राजपूत राजा थे उसके साथ औरंगजेब के जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। और अच्छे नहीं होने का इनको क्या भुगतना पड़ा, मतलब कारण तो ये हुआ कि जब राजपूत रूलर्स के साथ इनके अच्छे रिश्ते हुआ करते थे तो युद्ध में वो लोग साथ दिया करते थे मुगल वंश का। लेकिन क्योंकि अब राजपूत जो राजा है उनके साथ मुगल वंश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो अब जब मुगल आर्मी कहीं लड़ने जाती थी तो बहुत से जो राजपूत राजा थे वो अपने आर्मी का सपोर्ट नहीं भेजते थे मुगल आर्मी को, और इस वजह से भी मुगल आर्मी जो है वो कमज़ोर हुआ और इन टर्न जो मुगल पूरा साम्राज्य है वो कमज़ोर होने लगा। अब दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि अकबर के शासनकाल में क्या था कि अकबर हो या जहांगीर या फिर शाहजहां, इनके शासनकाल में जो मुगल स्टेट था, मुगल एम्पायर था, साम्राज्य था, वो एक सेकुलर स्टेट माना जाता था,
है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इनके राजपूत रूलर्स के साथ भी अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब के समय ये संबंध में थोड़ा करवाहट आना चालू हुआ, क्योंकि औरंगजेब के जो पॉलिसी था, उसका जो शासन करने का जो तरीका था, वो अकबर, जहांगीर और शाहजहां से अलग था। तो इस वजह से राजपूत रूलर्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। और एक और बात है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल स्टेट को सेकुलर स्टेट माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि ये लोग नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी को फॉलो करते थे, यानी कि जो हिंदू है वो अपने रिलीजियस बिलीफ को ओपनली फॉलो कर सकते हैं, अपने जो कस्टम है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि एक फ्रेंडली रिलेशन था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, यानी कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में सब कुछ ठीक ठाक था, सेकुलर स्टेट माना जाता था, नॉन इंटरफेरेंस था, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था इन रूलर्स का। हिंदू या जो बाकी मतलब जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, कस्टम थे, उसमें इतना ज़्यादा इंटरफियर स्टेट नहीं करता था। लेकिन औरंगजेब के समय ये सब कुछ बदल गया, और क्योंकि औरंगजेब को जो उसका पॉलिसी था वो अलग था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस भी होने लगा। तो जो एक फ्रेंडली रिलेशन था हिंदू जो और मुस्लिम के बीच में, वो अब धीरे धीरे करके मतलब ख़त्म हो रहा था। तो ये भी एक कारण माना जाता है। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो क्या हुआ कि एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया। अब वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब कि जैसे कि एक औरंगजेब का मृत्यु हो गया, तो अब अगला राजा कौन बनेगा। तो जो औरंगजेब के जो बेटे थे उनमें एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया। अब दोस्तों, जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। जब हम दूसरों से लड़ते हैं तब तो हम सब मिलके लड़ते हैं, लेकिन जब हम आपस में ही लड़ने लगेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेस है, हमारी जो आर्मी है, उन सभी का नुकसान तो हमारा ही होगा। तो एक सिविल वॉर छिड़ जाता था। जब भी कोई एक राजा मरता था तो देन एक फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन। और जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत जल्दी जल्दी वॉर ऑफ सक्सेशन हुए। पहले क्या था कि अकबर का करीब 50 साल तक चला था शासन, देन उसके बाद शाहजहां का चला। तो पहले का जो शासन था वो एक स्टेबल था, यानी कि जो भी रूलर आ रहा था वो 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे राज करता था। लेकिन एक बार जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद काफ़ी मतलब 2 साल, 4 साल, मतलब इस तरीके से जो किंग थे वो बदल रहे थे, एम्परर जो थे वो बदल रहे थे। तो वॉर ऑफ सक्सेशन बार बार छिड़ रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा साम्राज्य था उसकी स्टेबिलिटी पे इसका असर पड़ा, और बाद में तो इसका इसी वजह से पतन भी हो गया। क्योंकि जब बार बार आपस में ही वॉर ऑफ सक्सेशन होगा तो यहाँ पे आर्मी का नुकसान होगा, बहुत से आर्मी मारे जाएंगे, कमांडर मारे जाएंगे, और एक जो स्टेबिलिटी है उस पर भी असर पड़ेगा। अब दोस्तों, क्योंकि बार बार सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिलियंट कमांडर्स थे, जो ब्रेव और एक्सपीरियंस सोल्जर थे, वो भी इस सिविल वॉर में मारे जाते थे। और दोस्तों, कोई भी राज्य जो है वो सिर्फ राजा से नहीं चल सकता है। अगर किसी राज्य को चलाना है तो उसके पास अच्छी आर्मी, वेल ट्रेन, ब्रेव आर्मी होने की भी ज़रूरत है। तो जब बार बार सिविल वॉर हो रहा था वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से, तो जो अच्छे कमांडर हुआ करते थे, जो एक्सपीरियंस सोल्जर हुआ करते थे, वो इन सिविल वॉर में मारे जाते थे। क्योंकि होता क्या था कि एक राजकुमार एक साइड है तो दूसरा राजकुमार दूसरे साइड है, तो कुछ सोल्जर जो थे वो एक के साइड हो जाते थे, कुछ कमांडर दूसरे के साइड हो जाते थे। तो जो एम्पायर था वो खुद में ही आधा में, तीन पक्ष में, 3 गुट में बट जाता था, 2 गुट में बढ़ जाता था। तो वैसे ही आप अगर एक यूनाइट हैं तो आपका जो पूरा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप 2 गुट में, 3 गुट में बट जाएंगे तो वैसे आप कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से भी कि जो ब्रिलियंट कमांडर थे, अच्छे कमांडर थे, जो एक्सपीरियंस सोल्जर थे, धीरे धीरे करके इनका भी कमी होने लगा मुगल आर्मी में। और जब आपका आर्मी ही कमज़ोर होगा तो फिर आपके राज्य को वो कैसे रक्षा कर पाएगा। तो इस वजह से भी जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और दोस्तों, जब कोई भी साम्राज्य कमज़ोर होता है तो जो वहाँ के चीफ होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, उनका भी एक एम्बिशन होता है कि मैं भी अब क्या करता हूँ कि जो राजा है वो कमज़ोर हो गया है, तो मैं अपने आप को किसी एक छोटे से एरिया का राजा घोषित कर लेता हूँ। तो मुग़ल साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। जब जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, वैसे वैसे जो गवर्नर हुआ करते थे उस वक्त मुग़ल साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में, वो अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगे, और धीरे धीरे करके मुग़ल वंश जो है वो पूरा टूट के ख़त्म हो गया था। और जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह जफर, 1857 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उनका कहा जाता है साम्राज्य कि लाल किला से लेके सिर्फ पालम तक था। आप समझ सकते हैं, जो कि एक वक्त पूरे भारत पे राज कर रहे थे, वो सिर्फ लाल किला से पालम तक ही
सिमट गए थे। अब दोस्तों जो लोग दिल्ली से होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, वो पालम जगह को भी जानते होंगे, लाल किला कहाँ है उस जगह को भी जानते होंगे, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितने एरिया की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों जो भी एम्परर आए औरंगजेब के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी एम्परर बने, मुगल एम्पायर बना, तो वो जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, वर्थलेस थे, और उन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है स्टेट का, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बहुत कमज़ोर इन द सेंस कि वो युद्ध नहीं लड़ सकते थे, युद्ध अगर लड़ भी सकते हैं तो उनके पास उतना युद्ध कला नहीं था कि वो जीत सके लड़ाई को, और इनकैपेबल थे। इनकैपेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी देश के राजा हैं, किसी आप राज्य के राजा हैं, तो आपके अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो आपके लोग हैं, आप उनकी रक्षा कर सके, उनके ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो रिसोर्स है उसकी कमी ना होने दे, आप अपने आर्मी को मेंटेन कर सके, आपके जो नॉवल्स हैं उनको मेंटेन कर सके। तो इतना ज़्यादा जो गुण था वो बाद के जो राजा हैं मुगल वंश में उनके पास नहीं था। वो इनकैपेबल थे, वो कमज़ोर थे, वर्थलेस थे, और वो ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों अगर कोई देश का राजा अपने राज्य का ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा तो उस राज्य का तो टूटना निश्चित है। और दोस्तों इन सभी कारणों के अलावा कुछ कारण ये भी हैं कि विदेशी आक्रमण भी हुआ, जैसे कि नादिर शाह के द्वारा और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों ने मुगल जो एम्पायर था, जो कि धीरे धीरे कमज़ोर हो ही रहा था, उसको एक डेथ ब्लो दिया। यानी कि कमज़ोर होते हुए राज्य को जब इनके तरफ से आक्रमण किया गया तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया राज्य। और दोस्तों नादिर शाह ने तो इतना मतलब बहुत बड़ा हमला किया था कि दिल्ली में लाखों लोगों को इसने मारा, एक एक घर से चांदी के सिक्के तक लूट के नादिर शाह लेके चला गया था अपने राज्य को। तो इनके जो हमले थे वो भी एक तरीके से मुगल वंश, आप कह सकते हैं कि मतलब ऑलरेडी वो कमज़ोर हो रहा है बाकी कारणों से, और एक कारण ये भी बन गए इनके हमले जो कि सह नहीं पाया। अब अभी मैंने आपको बताया है कि मुगल आर्मी जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, जो अच्छे कमांडर थे वो सिविल वॉर में मारे जा चुके थे, और जो रूलर्स थे वो इनकैपेबल थे, वीक थे। तो ऐसे में जब फॉरेन इन्वेजन हुआ, जब विदेशी आक्रमणकारी आए जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, तो इनके हमलों की वजह से मुगल एम्पायर और ज़्यादा सत्यानाश उनका हो गया। इसके अलावा धीरे धीरे अब जो अंग्रेज थे उनका भी पावर बढ़ रहा था, तो वो भी कोशिश कर रहे थे अपने भारत में पैर जमाने का, तो उनसे भी छिटपुट छोटी मोटी लड़ाइयाँ मुगल एम्पायर की हुआ करती थी। तो एक और वो बाकी कारणों से कमज़ोर हो रहे हैं, मराठा जो थे वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, बाहर से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हो रहे थे। तो इन सभी कारणों की वजह से जो मुगल साम्राज्य था धीरे धीरे उसका पतन हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।